जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल बिहारी क्लासेस में। उम्मीद करते हैं आप और आपका परिवार बहुत ही अच्छा होगा। क्लास 10th का मैथ आज हम लोग देखेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं। आगे देखिए, इन दोनों गुणा कर लीजिए। प्लस है माइनस है, प्लस माइनस माइनस, 6 दूना 12। आगे देखिए, माइनस माइनस प्लस, फिर ये प्लस और ये माइनस, प्लस माइनस माइनस। कहने का मतलब यहाँ देखिए 3 माइनस हो जा रहे हैं, तो 2 माइनस मिलके प्लस हो जाएंगे, लेकिन एक माइनस बच जाएगा। माइनस यहाँ गुणा कर लीजिए, 12 चौको 48 बराबर। आगे यहाँ भी गुणा करिए इन दोनों का। माइनस यहाँ प्लस है, माइनस प्लस माइनस, 12 तिया 36। आगे माइनस है माइनस, यहाँ देखिए ये माइनस, ये माइनस, माइनस माइनस प्लस, 6 कम 6 बराबर 1/। यहाँ माइनस यहाँ प्लस गुणा हो रहा है, 4 कम 4, माइनस का ही, माइनस माइनस 3 दूना 6। अगली लाइन में x बटे, दोनों के आगे माइनस इसलिए जुड़ जाएगा। -8 और 2 10 के 0, 4 और 1 5, 5 1 6 बराबर y बटे, ये माइनस ये प्लस है तो घटेगा, 36 में से 6 गया 30, वो भी माइनस में बड़ा है माइनस, 1 बटे, दोनों के आगे माइनस जुड़ जाएगा, माइनस का 6 4 10। एक बार x के साथ ये वाला पद लेकर हल करेंगे, एक बार y के साथ ये वाला पद लेकर हल करेंगे, क्योंकि एक चर होना चाहिए। एक चर वाला लेंगे, एक अचर वाला लेंगे, सॉल्व करेंगे। जब x बटे -60 बराबर क्या, 1 बटे -10 हल करेंगे, तो x का गुणा -10 में होगा तो हो जाएगा -10x बराबर, -60 का गुणा 1 में होगा -60, माइनस से माइनस कट जाएगा, x बराबर 60, 10 चला जाएगा बटे में, 10 6 60, x बराबर क्या आ गया 6। देखिए 6 आया था x का मान। आगे जब अब y वाला बचा है, तो y बटे -30 बराबर 1 बटे -10। वैसे अगर हम करना चाहे माइनस से माइनस कट जाएगा, 10 1 10, 10 तिया 23, तो y 1 के y और 3 1 के 3, y का मान क्या आ जाएगा 3। इस तरह से y का मान क्या आ गया 3 और x का मान 6। इसी को कहते हैं वज्र गुणन विधि। बस इस अध्याय में केवल इतना ही है, जो मेन है वही बताया जा रहा है। भारतीय प्रश्न एक होता समीकरण बनाना, तो समीकरण बनाएंगे अगर ना तो शाम हो जाएगा बताते बताते, इसलिए चैप्टर 4 अध्याय 4 द्विघात समीकरण उसको देखेंगे। अब द्विघात समीकरण, देखिए द्विघात समीकरण मेन जो पेपर में पूछे जाते हैं सिर्फ वही। मूल ज्ञात कीजिए, मूल ज्ञात कीजिए पूछा जाता है ना, तो मूल ज्ञात करना सबसे पहले ये देख लेते हैं। मूल ज्ञात करना, कोई समीकरण दिया उसका गुणनखंड करना आना चाहिए। जैसे दिया है x² प्लस 5x प्लस 6 बराबर 0, इसका गुणनखंड आपको आना चाहिए। गुणनखंड कर लेंगे तो हमें मूल मिल जाएगा। गुणनखंड विधि से निकाल रहे हैं, तो 6 का 2 ऐसा गुणनखंड करिए कि जोड़ने पर कितना आ जाए 5। 6 का 2 ऐसा गुणनखंड कि जोड़ने पर 5 आया। 6 गुणनखंड मतलब वही जो पहले चैप्टर में पढ़ाया गया 6 का गुणनखंड,
ऐसे इसको हम तोड़ लें, अगर 2 से कटेगा 3, 3 से कटेगा 1, तो हमारा गुणनखंड केवल द्वियत मिल रहा है 2 और 3, इन्हीं का योग कितना आना चाहिए 5, तो आ जाएगा 5, 2 और 3 5, तो यही 2 और 3 हमारे क्या हो जाएंगे गुणनखंड। एक्स स्क्वायर प्लस इस 5 के स्थान पे लिख देंगे 2 धन 3, या पहले बड़ा लिखिए फिर छोटा, 3 धन 2, x प्लस 6 बराबर 0। एक्स स्क्वायर प्लस प्लस एक्स से अंदर गुणा करेंगे तो ये 3x प्लस 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 x का गुणा 2 में 2x प्लस 6 बराबर 0। अब दोनों में कॉमन, इन दोनों में कुछ कॉमन होगा, इन दोनों में कुछ कॉमन होगा, कॉमन ऐसा होना चाहिए दोनों ब्रैकेट में सेम आए। इन दोनों में है x निकाल लेंगे, बचेगा x, यहाँ बचेगा प्लस 3, प्लस इन दोनों में क्या है 2 है, दोनों में 2 से दोनों कट जाएगा, 2 कॉमन है, बचेगा x प्लस 2 3 6। ये जो कॉमन लिया गया इसका मतलब इसे 2 से भाग किया गया है, दोनों में x कॉमन लिया गया तो इसका मतलब x से दोनों में भाग किया गया बराबर 0। अब x प्लस 3 दोनों में कॉमन है तो x प्लस 3 निकाल लेंगे, जब यहाँ से x प्लस 3 में x प्लस 3 से भाग करेंगे तो x प्लस 3 कट जाएगा, बचेगा x, और इसी x प्लस 3 से इसमें जब भाग करेंगे तो ये कट जाएगा, बचेगा प्लस का 2 बराबर 0। गुणनखंड हो गया। अब लिखेंगे जब पहला ब्रैकेट बराबर 0, पहला ब्रैकेट बराबर 0 तो x बराबर प्लस 3 इधर जाएगा -3, जब दूसरा ब्रैकेट बराबर 0 तो x प्लस 2 है बराबर 0, प्लस 2 है उधर जाएगा -2, x का मान क्या आ गया -3 आया -2, यही जो x का मान आया यही क्या है मूल है, ये क्या है मूल है। तो हमारे मूल क्या क्या आ गए -3 -2 मूल। अब कभी कभी प्रश्न क्या होगा, कहेगा इनके मूल ये हैं, मूल दिया जाएगा और कहेगा द्विघात समीकरण ज्ञात कीजिए। यहां द्विघात समीकरण दिया है और कह रहा है मूल ज्ञात कीजिए, क्या कहेगा मूल दे देगा और कहेगा द्विघात समीकरण ज्ञात कीजिए। तब क्या करेंगे, तब उसके लिए यही मूल देखिए हम ले रहे हैं, और अभी देखिएगा यही आएगा, छोड़ दे रहे हैं, यही चीज अभी देखिए आएगा जो प्रश्न लिखा गया था। देखिए ये जो मूल दिया गया है प्रश्न में दिया है, हमसे कह रहा है कि इसका द्विघात समीकरण ज्ञात कीजिए। प्रश्न है यदि द्विघात समीकरण ज्ञात कीजिए, द्विघात समीकरण ज्ञात कीजिए यदि इनके मूल -3, 2 या व 2 हों, तो हम क्या करेंगे, तो हम इसके लिए मान लेंगे जो पहला वाला मूल है ये है अल्फा आपका -3, और जो दूसरा वाला है क्या है बीटा -3। तो द्विघात समीकरण के लिए सीधा सीधा एक सूत्र आपको याद रखना है। द्विघात समीकरण के लिए सूत्र होता है एक्स स्क्वायर माइनस ब्रैकेट में अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा धन इंटू बीटा बराबर 0। ये सूत्र है। सूत्र क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर 0। मतलब एक्स का स्क्वायर है क्योंकि हमें द्विघात लाना है समीकरण, माइनस यहाँ माइनस है, यही ध्यान देना है कि माइनस कहाँ है, एक्स स्क्वायर के बाद तुरंत माइनस है। इसके बाद दोनों मूलों का गुणा है, गुणनफल, फिर प्लस दोनों मूलों का गुणनफल, ये योगफल और ये गुणनफल, यहाँ योगफल हो रहा है और यहाँ गुणनफल हो रहा है। तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा के स्थान पे -3, बीटा के स्थान पे भी क्या रखना है -3, तो जो प्लस है माइनस हो जाएगा, डायरेक्ट लिख दे रहे -2, एक्स प्लस अल्फा के स्थान पे -3 गुणे बीटा के स्थान पे -2 बराबर 0। हल करिए, एक्स स्क्वायर माइनस दोनों के आगे माइनस इसलिए जुड़ जाएगा, माइनस लगा के जोड़ देंगे, 3 2 5 एक्स प्लस यहाँ माइनस माइनस
प्लस हो जाएगा 3 गुना 6 बराबर 0। आगे देखिए एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 5x प्लस 6 बराबर। देखिए यही द्विघात समीकरण था जिसका मूल हम लोग निकाले थे, कितना आया था -3 और -2। तो अगर मूल दे तो द्विघात समीकरण इससे ज्ञात कर लेंगे, ठीक। और अगर द्विघात समीकरण दिया जाए तो उसका गुणनखंड करके मूल ज्ञात कर लेंगे। इसको आप नोट कर सकते हैं सूत्र, फास्ट नोट करिए फास्ट। हो गया, चलिए आगे। यही हमारा सूत्र है। तो इस तरह से प्रश्न पूछे जा सकते हैं, भले ही किताब में हमारे नहीं है। आप देखिए इस तरह से किताब में सवाल नहीं है, फिर भी ऐसे पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट, मूल ज्ञात करना हो गया, ज्यादा डिस्कस नहीं करेंगे इसके बारे में। इसके बाद मूल के बाद क्या है, मूलों की प्रकृति बताना। मूलों की प्रकृति बताना, इसके लिए हमें क्या याद रखना है, विविक्तर का सूत्र। किसका सूत्र, विविक्तर का सूत्र। सूत्र होता है डी बराबर, यही है विविक्तर। विविक्तर ही क्या है हमारा, डी है ये विविक्तर। डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac। डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac। यदि कंडीशन है, यदि डी का मान 0 होगा तो मूल बराबर होंगे। मूल क्या होंगे, बराबर होंगे। कब, जब डी का मान क्या आ जाए 0। कितने मूल बराबर होंगे, 2। 2 क्यों बोला जा रहा है, क्योंकि ये द्विघात समीकरण है। द्विघात समीकरण के 2 मूल होते हैं। अगर त्रिघात समीकरण दे दे तो उसके कितने मूल होंगे, 3 मूल है, ठीक। रैखिक समीकरण है तो इसके रैखिक समीकरण का 1 मूल होगा। जितना घात उतने मूल होंगे। रैखिक मतलब 1 घात। अगर d का मान बड़ा आ जाए, किससे, 0 से बड़ा आ जाए, या इसको हम कह सकते हैं धनात्मक, क्या आ जाए, धनात्मक आ जाए, प्लस में आ जाए, तब मूल वास्तविक होता है। मूल वास्तविक। और कितने होते हैं, 2। मूल कैसा होता है, वास्तविक। और तीसरा है, यदि d छोटा हो, किससे, 0 से छोटा हो d का मान, अर्थात ऋणात्मक आ जाए, तो मूल वास्तविक नहीं होता, वास्तविक नहीं होता, ठीक। यही 3 बातें याद रखना है। प्रश्न पूछता है के किस मान के लिए, के का मान ज्ञात कीजिए यदि मूल बराबर हो। समीकरण दिया रहेगा, कहेगा के का मान ज्ञात कीजिए या पी का मान ज्ञात कीजिए, ए का मान ज्ञात कीजिए यदि मूल बराबर हो। तो मूल बराबर है, क्या लिखेंगे, डी बराबर 0 रख देंगे। सूत्र यही लगाएंगे, लेकिन जहां डी है वहां क्या लिख देंगे, 0 बराबर, बाकी मान रखेंगे, उसके बाद उसी को हल कर देंगे, तो जो मान हमें निकालना होगा वो आ जाएगा। अगर कहेगा मूल वास्तविक नहीं है, तब मूल पी का मान याद कीजिए, तब यही वाला शर्त लगाएंगे, ऐसे ही लिखेंगे। कहेगा मूल वास्तविक है, तब पी का मान क्या होगा, तो ये वाला कंडीशन लगाएंगे। ये बराबर जैसे लगा रहता है वैसे भी काम करेगा, बराबर की तरह ही। सवाल क्या क्या पूछा जा सकता है, समीकरण दिया जाएगा, चाहे जो लिख दिया जाएगा, 0 का विविक्तर ज्ञात कीजिए। अगर विविक्तर कहा तो सीधा सा सूत्र लगाएंगे, डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac। डी को ही विविक्तर कहते हैं, मतलब एक डी ज्ञात करना है। डी बराबर बी का मान
-4, यही हमारा बी है। ये पहला वाला ए है, यहाँ वाला बी है और ये वाला सी होता है। तो हमारा बी कितना है, -4, -4 स्क्वायर, -4 है, 4 सूत्र वाला है, गुणे यहाँ गुणक चिन्ह है, ए का मान 2 है, गुणे सी का मान 5। डी बराबर माइनस का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर 16, -4 दूना 8, 8 पंचे 40। डी बराबर 40 में से 16 घटाना पड़ेगा, कितना आ जाएगा, 34, ठीक नहीं सॉरी 24 आएगा, है ना। देखिए उधार ले लेंगे 10, 10 में से 6 गया 4, यहाँ बचेगा 3, 3 में से गया 2, ठीक 24 आ जाएगा, वो भी कैसा, माइनस में। तो ऋणात्मक आया अर्थात मूल वास्तविक नहीं, मूल वास्तविक नहीं। अगर मूल वास्तविक नहीं है तो इसको ज्ञात भी नहीं किया जाता, इसको निकाल नहीं सकते। तो प्रकृत क्या हो गया इसका, इसका मूल वास्तविक नहीं, इसलिए जब वास्तविक नहीं तो ज्ञात कैसे करेंगे, इसलिए इसको ऐसे ही छोड़ देंगे। अगर वास्तविक होगा तो उसको ज्ञात करेंगे। अगर यही ऐसे ही प्रश्न होता, सिर्फ ऐसे लिख देता है यहाँ, ऐसे लिख देता, कहता P का मान ज्ञात कीजिए, ऐसे लिखता द्विघात समीकरण इतने में P का मान ज्ञात कीजिए यदि इसके दो मूल बराबर हो, यदि इसके मूल बराबर हो या समान हो। तो हम क्या करेंगे, तुरंत लिखेंगे चूंकि मूल समान है या बराबर है, इसलिए D बराबर क्या हो जाएगा, 0। सूत्र लगाएंगे D बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac, D के स्थान पर लिख देंगे 0 बराबर B का मान, B हमारा ये होगा -4 का स्क्वायर, -4 गुणे A का मान 2 गुणे C का मान है P, 0 बराबर -4 का स्क्वायर 16, -4 दूना 8p, -8p है इधर ले आएंगे, प्लस 8p बराबर 16, p बराबर 16, 8 चला जाएगा बटे में, 8 गुना 16, तो p का मान क्या है, तो इस तरह से p का मान कह सकता है। या अगर कहा होता मूल वास्तविक है तब p का मान, मूल वास्तविक है तब p का मान, तो हम क्या लिख देते, मूल वास्तविक कब होता है, जब d का मान क्या हो, 0 से बड़ा हो। तब यहाँ सब कुछ ऐसे ही रहेगा, केवल ऐसे लिखते चलेगा, सब कुछ हो जाएगा ऐसे। मतलब p क्या होना चाहिए, 2 से बड़ा, p का मान 2 से बड़ा होना चाहिए तभी होगा। सब कुछ ऐसे ही लगाया जाएगा, सिर्फ क्या होगा, जहां बराबर था वहीं बढ़त चिन्ह हो जाएगा, ठीक। हाँ 1 मिनट ध्यान देना है, यहाँ 0 के इधर देखिए बड़ा लगा है ना, पहले मतलब ये उल्टा लगाना पड़ेगा आपको ऐसे, क्योंकि 0 की तरफ मुख थोड़ी ना इसका है, इसका मुख किस तरफ है, D की तरफ है, 0 की तरफ से D की तरफ, यही आपका D है पूरा, इसलिए इसको इस तरफ लगाना, ठीक। P का मान 2 से क्या होना चाहिए, छोटा। यही सब पूछा जाता है इसमें, खत्म हो गया ये भी। यही दिमाग में रखना है क्या पूछा जाता है और क्या है इसमें। 4 पार्ट हो गए, मतलब आपका 25 नंबर का खत्म, लगभग 25 नंबर का समाप्त हो गया। अब आगे हमें क्या पढ़ना है, हम सीधा पाठ देखेंगे 7, क्योंकि 6 में सवाल नहीं है ना, वो क्या है, बवाल है, तो उसके लिए अलग से देखना पड़ेगा अकेले एक दिन में, इसलिए 7 पाठ हम देखते हैं। 7 पाठ क्या है, निर्देशांक ज्यामिति, निर्देशांक ज्यामिति। निर्देशांक का मतलब बिंदु रहेगा, इसमें कुछ सूत्र हैं,
सबसे पहले सूत्र देख लेते हैं। पहला सूत्र क्या है? दो बिंदुओं के बीच की दूरी, दो बिंदुओं के बीच की दूरी बराबर होता है रूट, किताबों में दूसरी तरह से भी लिखा रहता है तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। फिर है विभाजन सूत्र। विभाजन सूत्र क्या है? विभाजन सूत्र आपका है x के लिए अलग से y के लिए अलग से या एक ही साथ लिख सकते हो। x कामा y बराबर m1 प्लस m2 बटे m1 प्लस m2। बस m1 लिखा है तो इसके बाद यहाँ x अक्ष के लिए पहले लिख रहे हैं, या m1 के बाद 1 के बाद क्या रहेगा 2, m1 x2 m2 x1। फिर कामा, यही चीज सेम चीज लिखा जाएगा, केवल y अक्ष का हो जाएगा तो y लगा देंगे, m1 प्लस m2 बटे m1 प्लस m2, 1 है तो y2, 2 है तो y1। यही है विभाजन सूत्र। इसको अलग अलग लिखना चाहेंगे तो x अक्ष का अलग कर देंगे, इन दोनों को अलग अलग लिख लेंगे और इन दोनों को अलग। इसके बाद क्या है? विभाजन सूत्र के बाद संरेख होने का प्रतिबंध। संरेख होने का प्रतिबंध। संरेख होने का प्रतिबंध क्या है? x1 ब्रैकेट में y2 माइनस y3, फिर प्लस x2 ब्रैकेट में y3 माइनस y1 प्लस x3 ब्रैकेट में y1 माइनस y2 बराबर 0। यह है संरेख होने का प्रतिबंध। अगर 3 बिंदु दिए हों और तीनों का मान इस पर रखने पर 0 आ जाए, दोनों पक्ष बराबर हो जाए तो संरेख होगा। अगर दोनों पक्ष बराबर नहीं आया तो संरेख नहीं होगा। अगर हल करने के बाद मान रखने के बाद अगर शून्य अगर आ गया तो संरेख है, अगर नहीं आया संरेख नहीं है। इसके बाद है क्षेत्रफल का सूत्र। किसका है? त्रिभुज का क्षेत्रफल। इसके लिए है सूत्र 1/2 ब्रैकेट में पूरा यही है, x1 ब्रैकेट में y2 माइनस y3 प्लस x2 ब्रैकेट में y3 माइनस y1 प्लस x3 ब्रैकेट में y1 माइनस y2 बराबर 0 नहीं है इसमें। यह हो गया त्रिभुज का क्षेत्रफल। संरेख होने का प्रतिबंध हो गया, विभाजन सूत्र हो गया, दो बिंदुओं के बीच की दूरी हो गया, और एक है मध्य बिंदु का निर्देशांक। वो क्या होता है? मध्य बिंदु का निर्देशांक। ये क्या होता है? बोलिए। मध्य बिंदु का निर्देशांक। तो मध्य बिंदु का निर्देशांक होता है x1 प्लस x2 बटे 2 कामा y1 प्लस y2 बटे 2। x1 प्लस x2 बटे 2 कामा y1 प्लस y2 बटे 2। यह हो गया मध्य बिंदु का निर्देशांक। दो बिंदु दिया गया हो, बीच की दूरी निकालना हो, जैसे दिया है 2 कामा 4 3 कामा कुछ भी लिख दे रहा है। ये जो पहला वाला होगा ये x और ये y, इसमें भी ये पहला वाला x दूसरा वाला y, इसमें 1 1 लिख देंगे, इसमें 2। यही मान उठा के ले जाकर इसमें रख के सॉल्व कर देंगे। केवल हमें क्या करना है? हल करना है। यहां अगर हम रखें रूट x1 का मान 2 माइनस x2 कितना है? -3। तो एक माइनस यहाँ पहले से है तो एक माइनस और आएगा तो प्लस हो जाएगा, 3 का होल
स्क्वायर प्लस y1 है 4 माइनस है माइनस सूत्र का, y2 5 है का होल स्क्वायर। आगे हम करें रूट 2 3 हो जाएगा 5 का स्क्वायर 25 प्लस प्लस 5 में से 4 गया -1 और -1 का स्क्वायर 1 ही आएगा। रूट में 25 1 26 मात्रक हो गया। ये बीच की दूरी है। दो बिंदु दिया गया हो और मध्य बिंदु का निर्देशांक निकालना हो तब इसमें मान रख देंगे। x1 कितना है 2 प्लस x2 कितना है -3/2 कामा y1 तो y1 है 4 प्लस y2 5/2। हल कर देंगे, ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा 2 - 3/2 कामा ये 4 5 9/2। 3 में से 2 गया -1/2 कामा ये 9/2 ही रह गया। दशमलव में बदलना चाहो तो बदल सकते हो। यही आपका मध्य बिंदु का निर्देशांक। ये दोनों हो गए आसान वाले। अब ये वाला और ये सबसे ज्यादा कौन पूछा जा रहा है इस समय? संरेख और क्षेत्रफल। ठीक, पिछले वर्षों में यही पूछा गया है। अब हो सकता है इतने सूत्र तो है हमारे पास, इतना हमारे दिमाग में रहे तो कुछ भी पूछा जाए निकाल सकते हैं। सवाल लगा के हम दिखाएं या रहने दे रहे हैं? अगला चैप्टर पाठ 8 त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति का परिचय ना, तो हम केवल जानेंगे त्रिकोणमिति को ही। वही है हमारा त्रिकोणमिति का परिचय। इसमें कुछ फार्मूले हैं। क्या फार्मूला कहिए या कंडीशन कहिए, जैसे भी आप याद रखिए। साइन थीटा बराबर लंबटे कर्ण, कास थीटा बराबर आधार बटे कर्ण, टैन थीटा बराबर लंबटे आधार, और इसका अपोजिट साइन का अपोजिट कोसेक, थीटा बराबर कर्ण बटे लंब, कास का अपोजिट सेक, थीटा बराबर कर्ण बटे आधार, और टैन का काट थीटा बराबर आधार बटे लंब। या इसको एक ट्रिक से याद रखते हैं, क्या है वो? लाल बटे कका, इसको साइन, इसको कास, इसको टैन, फिर इसको काट, इसको सेक और इसको कोसेक। तो साइन का मतलब यहाँ क्या है? लंब बटे कर्ण, कास का आधार बटे कर्ण, टैन का लंब बटे आधार, काट का आधार बटे लंब, सेक का कर्ण बटे आधार, कोसेक का कर्ण बटे लंब। ये सब है किसके लिए? समकोण त्रिभुज के लिए। समकोण त्रिभुज में अगर दो भुजा पता हो तो तीसरा भुजा हम निकाल सकते हैं पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय से। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या है? कर्ण स्क्वायर। एक लाइन में अगर बोले तो क्या है वो? समकोण त्रिभुज में बड़ी भुजा का वर्ग शेष दोनों भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर है। समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा का वर्ग शेष दोनों भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है।
तो पाइथागोरस प्रमेय हो जाता है कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर धन लंब का स्क्वायर। ध्यान से देखिए, जितने भी त्रिकोणमितीय अनुपात हैं इनको कहा जाता है त्रिकोणमितीय अनुपात। कितने हैं? 6 हैं। कौन कौन? साइन कास टैन काट सेक कोसेक। साइन कास टैन काट सेक कोसेक 6 है। सब में देखिए 2 भुजा हैं। साइन की बात करें इसमें भी 2 भुजा है, कास है तब भी 2 भुजा, सब में 2 भुजाएं हैं। तो अगर किसी एक का मान दे दिया जाए, जैसे हमें दे दिया साइन का मान दे दिया कुछ, तो इसका मतलब हमें 2 भुजा पता हो गया उसका, तो तीसरा भुजा तुरंत हम पाइथागोरस प्रमेय से निकाल लेंगे। जैसे ही हमें तीसरा भुजा पता चलेगा तो हमसे कुछ भी पूछा जाए, चाहे काश पूछा जाए, चाहे टैन पूछा जाए, चाहे सेक पूछा जाए, चाहे काट, कुछ भी पूछा जाएगा तो हम उसको निकाल सकते हैं, क्योंकि तीनों भुजा से मिलकर ये सब बने हैं। कौन कौन है? कर्ण है, लंब है, आधार है, इन्हीं से मिलकर ये 6 बने हैं। इन्हीं 3 भुजाओं से केवल ये सभी सूत्र बने हैं। तो 2 भुजा सब में है, अगर एक मान अगर दे दिया जाए कोई, तो तीसरा भुजा हम पाइथागोरस प्रमेय से निकाल कर सारा मान निकाल सकते हैं जितना है। जैसे हमें मान लीजिए दिया गया है कि टैन थीटा बराबर 3/4, तो इतना है, तो 2 साइन थीटा प्लस 4 कास थीटा बटे 2 सेक थीटा का मान ज्ञात कीजिए। ठीक, ये प्रश्न है। हमें मान किसका दिया गया? टैन का, और पूछा किसका जा रहा है? साइन कास सेक सब मिला के पूछा जा रहा है। तो सबसे पहले टैन दे दिया, तो इसका मतलब हमें क्या पता हो गया? 2 भुजा इसका पता हो गया त्रिभुज का। हम लोग जानते हैं कि जो टैन होता है वो किसके बराबर होता है? लंब बटे आधार के। अर्थात ये जो दिया गया है 3, ये क्या है? हमारा लंब है, और आधार कितना है? 4 है। तो पाइथागोरस प्रमेय अगर हम लगा दें यहां से, पाइथागोरस प्रमेय से, तो पाइथागोरस प्रमेय क्या है? कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर धन लंब स्क्वायर। कर्ण हमें ज्ञात करना है, नहीं पता है। आधार कितना दिया है? 4, 4 का स्क्वायर। लंब कितना दिया है? 3, 3 का स्क्वायर। 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9, 16 9 25, तो के स्क्वायर हटाएंगे वर्गमूल, और इसका वर्गमूल आ जाएगा 5। कर्ण पता चल गया। जैसे ही कर्ण पता चला तब इस सवाल को हम लगाएंगे। 2 है 2। आपको पता है साइन बराबर होता है लंब बटे कर्ण। साइन बराबर क्या होता है? लंब बटे कर्ण। लिख लीजिए चाहे एक बार, प्लस 4 गुणे कास का आधार बटे कर्ण बटे 2 गुणे सेक का कर्ण बटे आधार। इसके बाद सब मान रखते हुए चले जाइए इसी में। इसके बाद इसको हल कर लेंगे। 2 गुणे यल का मान, तो यल का मान कितना है? 3। लंब कर्ण कितना आया? 5 प्लस 4 गुणे आधार कितना है? 4 बटे कर्ण कितना है? 5 पूरे बटे 2 गुणे कर्ण कितना है? 5, आधार कितना है? 4। इसी को हल करना है। देखिए 2 से 4 कट जाएगा कितनी बार में? 2 बार में। नीचे वाला कट गया, यहाँ कोई कटने वाला नहीं है ना, क्योंकि ऊपर का ऊपर गुणा किया जाता है, नीचे का नीचे। तो गुणा कर लेंगे। 2 तिया 6 बटे 5 प्लस 4 चौक 16 बटे क्या है? 5 पूरे बटे 5 है, और बटे क्या है? 2। आगे हल करेंगे। दोनों का हर समान है, इसलिए अंश को जोड़ लेंगे। 16 और 6 22 बटे 5 है 5, फिर क्या है? 5 बटे 2। देखिए एक भिन्न ऊपर है, एक भिन्न नीचे है। जब भी ऐसा आ जाए क्या करेंगे? ऊपर वाला भिन्न लिख लेंगे, और ये जो है इसका मतलब होता है भाग। ये भाग के चिन्ह को अगर हम गुणा में बदल दें तो अगला वाला भिन्न जो है उसको पलट के लिखा जाता है। इसलिए 5 बटे 2 है जो यहाँ लिखा जाएगा, 2 बटे 5 लिखेंगे। भिन्न को क्या करते हैं? अगले वाले भिन्न को पलट के लिख देते हैं।
तो पलट देंगे तो 22 का 2 में गुणा 22 दूना 44 और 5 का 5 में गुणा पंचम, ये आपका 44/25 मान आ जाएगा इसका। अब इससे हट के क्या पूछा जा सकता है? इससे सरल अगर पूछा जा सकता है, क्या पूछा जा सकता है? जैसे tan दिया था, करेगा अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कीजिए, तो tan को छोड़ के बाकी सब ज्ञात करने कह देता, तब भी यही सब सूत्र लगा के निकाल लेते। ऐसे दे देगा तब भी निकाला जा सकता है। नेक्स्ट, आगे हमें मान याद करना है। किसका किसका? साइन का, कास का और टैन का, इन्हें तीनों को याद करना है। साइन, कास, टैन का। साइन शून्यांश का मान कितना होता है, कास शून्यांश का मान कितना होता है, टैन शून्यांश का मान कितना होता है, साइन 30 अंश का मान कितना होता है, कास 30 अंश का, टैन 30 अंश का। तो ये आपको याद करना, आप बुक से याद करिएगा। सवाल कैसे बनता है? सीधा सीधा लिख देगा साइन 30 अंश प्लस कास 30 अंश बटे साइन स्क्वायर 30 अंश प्लस कास स्क्वायर 30 अंश का मान क्या होगा? या कुछ भी बदल सकता है यहां से, क्या आएगा? साइन 30 अंश का मान, यहां हम 60 लिख दे रहे हैं, बदल दे रहे हैं, चलिए मान यहां भी बदल दे रहे हैं, यहां 60 लिख दे रहे हैं। तो साइन 30 अंश का मान याद होना चाहिए कितना? 1/2 प्लस कास 60 अंश का मान, वो भी 1/2 होता है। साइन 60 अंश का मान √3/2 होता है। स्क्वायर है तो स्क्वायर से लगा देंगे। कास प्लस प्लस कास 60 अंश का मान, तो कास 60 अंश का मान 1/2, स्क्वायर लगा, स्क्वायर लगा देंगे। आगे हल करेंगे, दोनों का हर समान, 1 1 कितना हो जाएगा? 2/2। √3 का स्क्वायर 3/2 का स्क्वायर 4 प्लस 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4। आगे हल करेंगे, 2 1 के 2, 1 आ जाएगा भाग होकर, यहाँ दोनों का हर समान, ये भी जुड़ जाएगा, 3 1 4/4, ये भी कट के आ जाएगा कितना? 1/1, और हल करेंगे क्या आ जाएगा? 1। इसका मान कितना होगा? 1। ये हो गया किस पर आधारित? कोण पर आधारित। सबसे ज्यादा कौन सा पूछा गया है आपके पेपर में? ये पूछा गया है टू tan 30 अंश बटे 1 प्लस tan स्क्वायर 30 अंश। इस तरह से सवाल ज्यादा पूछा गया है। तो 2 गुणे tan 30 अंश का मान 1/√3, 1 प्लस tan 30 अंश का मान 1/√3, स्क्वायर लगा है, स्क्वायर। आगे हल करेंगे, देखिए हमेशा बार बार बताया जा रहा है, ऊपर का गुणा ऊपर, नीचे का नीचे, इसके नीचे कुछ नहीं, 1 लिख सकते हैं, या बिना लिखे भी करिए आप, ऊपर का ऊपर, इसके नीचे कुछ नहीं, तो √3 जो है वैसे ही उतर जाएगा। 2 1 के 2/√3 पूरे बटे 1 प्लस 1 का स्क्वायर 1 और √3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 3, स्क्वायर से रूट हट जाएगा। इसके नीचे बटे 1 लिख के तिरछा गुणा, जब भी प्लस माइनस लगाओ दो संख्याओं के बीच में तिरछा गुणा कर लेंगे। 2/√3 पूरे बटे 3 1 के 3 प्लस 1 1 के 1/3 1 के 3। आगे हल करेंगे, 2/√3 बटे 3 1 4/3। फिर से वैसे ही देखिए हुआ, तो ऊपर वाला भिन्न लिखेंगे, गुणा लगा के इस भिन्न को पलट के लिख देंगे 3/4, 2 दूना 4, ऊपर बचा 3, नीचे 2√3, √3 आया, √3 से परमेयीकरण कर देंगे, ऊपर नीचे गुणा। परमेयीकरण मतलब रूट में जो संख्या हो उसी से ऊपर नीचे गुणा।
तो 3 का रूट 3 में गुणा 3 रूट 3 बटे 2 गुणे रूट 3 का गुणा 3 हो जाएगा। 3 से 3 कट जाएगा तो आ जाएगा रूट 3 बटे 2। ये कितने अंश का मान होता है? रूट 3 बटे 2 साइन 60 अंश का मान होता है, या कास 30 अंश का मान, दोनों हो सकता है ना। तो ऑप्शन में ऐसे ही देता है, साइन 60 अंश या कास 30 अंश। और अगला क्या दे रहा है इस समय? एक कुछ इस तरह से देखिए देता है, लिख देगा साइन 3a बराबर कास a माइनस 26 अंश। अगर ये ऐसा है जहां 3a एक न्यून कोण है, तो a का मान याद कीजिए, a का मान बताना। इसमें क्या करते हैं, दोनों में से किसी एक को 90 माइनस में बदल देते हैं। ठीक, दोनों देखिए, ये कास है, ये साइन है। अगर हम इस साइन को भी कास बनाना चाहें, मतलब दोनों बराबर होगा तभी तो ये कटेगा, हमें इसको हटा देना है, तभी ए का मान हम निकाल सकते हैं। और ये कब हटेगा? जब दोनों में बराबर हो जाए। तो बराबर करने के लिए ये जो साइन है, इसको अगर हम कास बनाना चाहें तो साइन के स्थान लिख दे रहे हैं कास। कैसे हो गया कास? तो ये कास बनाने के लिए इसके आगे लिख देते हैं 90 माइनस, बाकी आगे जो है इसको लिख दीजिए 3a। ठीक, यही जो 90 माइनस लगा दिए, इसीलिए साइन किस में बदल गया? कास में। बराबर कास a माइनस 26 अंश। तो कास से कास कट जाएगा, लेकिन काटिएगा मत इसको, कास से कास कट जाएगा, हो जाएगा 90 माइनस 3a बराबर a माइनस 26। आगे हल करेंगे, माइनस 26 से इधर आएगा 90 के पास प्लस 26, और ये माइनस 3 था, a के पास जाएगा प्लस 3 है। देखिए माइनस 3 था ना, इधर जाएगा प्लस 3। जोड़ेंगे 6 और 0 6, 9 और 2 11, 116, और 3 और 1 4 है। 4 यहाँ गुणा में इधर आ जाएगा भाग में, तो a बराबर 116 बटे 4 भाग कर देंगे, 4 दूना 8 और बचेगा 3 36, 4 36 बचेगा, 4 9 36, 29 अंश का मान आ गया। इस तरह से सवाल पूछा जाता है ना। अब ये कोई जरूरी नहीं यहाँ साइन और कास ही हो, यहाँ टैन हो सकता है, यहाँ काट हो सकता है, यहाँ सेक हो सकता है, यहाँ कोसेक। ठीक, साइन के साथ कास रहेगा, टैन के साथ काट रहेगा, और सेक के साथ कोसेक रहेगा। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि हम लोग एक सूत्र पढ़े हैं इससे पहले, चतुर्थांश में, जिसको हम डिटेल में आज नहीं जानेंगे, केवल सूत्र जान ले रहे हैं कि साइन 90 माइनस थीटा बराबर कास थीटा, और कास 90 माइनस थीटा बराबर साइन थीटा, टैन 90 माइनस थीटा बराबर कॉट थीटा, कॉट 90 माइनस थीटा बराबर टैन थीटा, सेक 90 माइनस थीटा बराबर कोसेक थीटा, और कोसेक 90 माइनस थीटा बराबर सेक थीटा। कहने का मतलब 90 पर क्या होता है, साइन बदल के कास, कास साइन हो जाता है, टैन काट हो जाता है, काट टैन हो जाता है, सेक कोसेक हो जाता है, कोसेक सेक हो जाता है। 90 पर बदल जाते हैं। कैसे बदलते हैं? साइन का कास, कास का साइन, टैन का काट, काट का टैन, सेक का कोसेक, कोसेक का सेक, इस तरह से बदल जाते हैं। ठीक, तो इसी के आधार पर वो सवाल था। और सवाल, बच्चों वाला सवाल एक बनता है, कैसे? साइन 26 अंश बटे कास कितना आ जाएगा, 64 अंश। इस तरह का सवाल बनता है। इसका मान ऑलवेज 1 आता है, हमेशा क्या आएगा, 1।
अब लगाया कैसे जाएगा, जैसे साइन है तो इसको हम क्या लिखेंगे, साइन 90 माइनस 64, किसी एक को बदल देंगे, अंश या हर में से किसी एक को 90 माइनस में बदल देंगे। 26 के स्थान पे क्या लिख दें, 90 में से कितना घटा दें कि 26 आ जाए, तो 64, मतलब 90 माइनस नीचे वाला काश 64। तो साइन 90 पर बदल के देखिए सूत्र है, साइन 90 माइनस थीटा बराबर काश थीटा, तो साइन 90 पर बदल के हो जाएगा काश और थीटा है 64 बटे काश 64, कट जाएगा, आ जाएगा कितना। अब यहाँ tan काट हो सकता है, सेक कोसेक हो सकता है, ठीक, ये हो गया। और इसी तरह से वो जो बताया गया पीछे वो हो गया, ए का मान ज्ञात करने वाला। अब यही अगर ऐसे दे दे, सिद्ध कीजिए कि क्या सिद्ध कीजिए, काट 45 अंश, काट 72 अंश, काट 18 अंश, काट 20 अंश, काट 70 अंश बराबर 1, ये सिद्ध करना। इसके बराबर क्या आएगा, 1, ये हमें सिद्ध करना है। इसको कैसे लगाते हैं, काट 45 अंश का मान होता है, इसका रख दीजिए 1 गुणे, काट 72 अंश का मान नहीं होता है लेकिन याद नहीं है हमें, है ना, ऐसा नहीं किसी का मान नहीं होता, मान होता है लेकिन हम लोग क्या याद है, 0 का, 30 का, 45 का, 60 का और 90 का, 120 का भी निकाल लेते हैं। अब यहाँ क्या करें, जिन दोनों का योगफल 90 अंश होगा, अगर जिन जिन कोणों का योग 90 होगा उन दोनों में से किसी एक को 90 माइनस में बदल देंगे। जिनका योग कितना होगा 90, जैसे यहाँ 72 और 18 को अगर जोड़े कितना आएगा 90, तो इन दोनों में से चाहे इसको 90 माइनस में बदल देंगे चाहे इसको बदलेंगे, तो देखिए क्या लिख देंगे, काट 90 माइनस क्या लिख देंगे 18, जिसको बदलेंगे उसका अपोजिट वाला लिख दीजिए, काट 18 वैसे ही रहेगा, दोनों में से किसी एक को बदला जाएगा। ऐसे इन दोनों का योग भी देखो क्या है 90, तो इन दोनों में से भी किसी एक को 90 माइनस में बदल देंगे, तो काट ये जो 20 है इसके स्थान पे 90 माइनस 70, आगे फिर है काट 70 बराबर 1, आगे हल करें, 1 से गुणा होगा वही आ जाएगा, हटा दे रहे हैं 1 को, ठीक, काट 90 पर बदल के क्या हो जाएगा, tan 18 है 18, काट 18 अंश, फिर काट 90 पर बदल के tan 70 अंश, आगे है काट 70 अंश बराबर 1। ध्यान देना है, अंश जरूर लगाइएगा, वो भी 0 की तरह। अब अभी भी 1 नहीं आया, आप क्या करें, इतना करने से क्या फायदा मिला, अभी आया ही नहीं। तो अगर tan और काट अगर गुणा में हो तो वो कट सकते हैं, कैसे, क्योंकि tan का उल्टा क्या होता है काट, या काट का उल्टा tan, दोनों में से किसी एक को उल्टा कर देंगे, tan और काट में से दोनों में से किसी एक को उल्टा कर देंगे। tan का उल्टा मतलब 1 बटे काट होता है, हम tan के स्थान क्या लिख सकते हैं 1 बटे काट 18 है 18 अंश, बाकी काट 18 आगे है ये है। ऐसे ही इस tan को भी क्या लिख सकते हैं 1 बटे काट 70 अंश गुणे काट 70 अंश बराबर 1, तो काट 70 से काट 70, काट 18 से काट 18 कट जाएगा, 1 बचा 1 के 1 बराबर 1। इस तरह से सिद्ध हो जाएगा, ठीक। और कौन कौन कट सकते हैं आपस में, साइन के साथ अगर सेक आ जाए, सॉरी कोसेक आ जाए गुणा में, ये दोनों आपस में कट जाएंगे, क्योंकि साइन और कोसेक का उल्टा कौन होता है, साइन ही तो होता है, साइन से साइन कट जाएगा। सेक और कास अगर साथ में आ जाए तो ये किसी को एक को उल्टा कर दीजिए, जैसे सेक किसका उल्टा होता है कास का, 1 बटे कास इसके स्थान पर लिख देंगे, कास कास से कास कट जाएगा, ठीक।
तो सेक के साथ कास हो तब भी काटा जा सकता है, साइन कोसेक हो तब भी कर सकते हैं। तो यहाँ मान बदल सकता है ना, कुछ भी लिखा जा सकता है, tan काट कुछ भी लिखा जा सकता है। ये हो गया सिद्ध करने वाला। कभी कभी 2 सिद्ध करने के लिए दे देगा, तब बीच में प्लस प्लस लगा देगा, 2 ही सिद्ध करना रहेगा। ये सिद्ध करने वाला हो गया। अब इससे अधिक सवाल आपके त्रिकोणमिति भी नहीं अब की बार पूछा जाना है। त्रिकोणमिति भी हो गया। अध्याय 9 आ गया। अध्याय 9 क्या है? छुट्टी कर दे। अध्याय 9 नहीं पता? त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग, कुछ अनुप्रयोग। त्रिकोणमिति जो है उसका कुछ अनुप्रयोग। तो अनुप्रयोग मतलब ऊंचाई एवं दूरी। सही से उसका नाम क्या है? ऊंचाई एवं दूरी। हमें ऊंचाई ज्ञात करना रहता है और दूरी ज्ञात करना रहता है। तो इसके लिए सबसे पहले चित्र बनाना आना चाहिए। जो जो कहे वैसे वैसे करते हुए जाएंगे। जैसे ऊंचाई एवं दूरी, ये पाठ का नाम है। ऊंचाई का मतलब इसको कहते हैं ऊंचाई, और दूरी का मतलब इसको क्या कहते हैं? दूरी। हमसे ऊंचाई और दूरी ही पूछा जाता है इसमें, या तो ऊंचाई पूछा जाता है या फिर दूरी। और कोर्स में आना क्या है? 30 अंश का कोण, 45 अंश का कोण और 60 अंश का कोण। ठीक। इसमें होता है उन्नयन कोण और अवनमन कोण। उन्नयन कोण नीचे से देखने पर बनता है। जैसे कोई व्यक्ति है यहाँ से अगर ऊपर की ओर वो देख रहा है किसी मीनार को, तो जहां से ये देख रहा है उससे एक सरल रेखा से खींच लेंगे, और जिसको देख रहा है वो रेखा, काल्पनिक रेखा, दोनों के बीच बना कोण क्या कहलाता है? उन्नयन कोण। और अवनमन कोण क्या होता है? अगर कोई यहाँ खंबे पर बैठा आदमी नीचे की तरफ देख रहा है, तो उसके आंख की क्षैतिज रेखा में, मतलब इस दिशा में क्षैतिज रेखा, और नीचे जहाँ जिसको देख रहा है वो, इसके बीच बना कोण क्या कहलाता है? अवनमन कोण। तो जब सवाल लगाना होता है तो इसको भी मिला लेते हैं। और ये जो थीटा है, अगर ये थीटा है तो ये भी क्या हो जाता है? थीटा, एकांतर कोण से। ठीक। तो सवाल एक जैसे ही दोनों लगते हैं। जैसे मान लीजिए हमसे कहा, तो अवनमन और उन्नयन हो गया, हमसे कह दिया एक मीनार, एक मीनार है, तुरंत हम एक मीनार बना देंगे, जिसके पाद बिंदु से, मतलब निचले सिरे से, पाद बिंदु से 10 मीटर की दूरी पर स्थित कोई बिंदु है, जहां से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण, मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 अंश है। प्रश्न क्या था? एक मीनार है जिसके पाद बिंदु से 10 मीटर दूर स्थित बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 अंश है, तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो मीनार की ऊंचाई क्या मान लेते हैं? h मीटर। लिखेंगे माना मीनार की ऊंचाई बराबर h मीटर है। ये एक त्रिभुज बना हुआ है, अगर हम इसको लिख दें ए बी और ये सी, त्रिभुज ए बी सी में, वो भी कौन सी त्रिभुज? समकोण त्रिभुज। यहाँ हमें लिखना चाहिए समकोण त्रिभुज ए बी सी में। ध्यान से देखिए, जो हमें ज्ञात करना है और जो दिया गया है वो दोनों है क्या? ये है आपका आधार, और ये क्या है? कोण के सामने वाली भुजा लंब। कोण के सामने वाली भुजा लंब, और ये क्या है? आधार।
हमें लंब पता है और आधार पता है, लंब ज्ञात करना है, आधार पता है, तो इन दोनों में संबंध क्या होता है, इसको हम लोग टैन कहते हैं। ये किस में आता है, किस सूत्र में, टैन में आता है। साइन कॉस टैन तीनों में से कौन लगेगा, टैन। तो लिखेंगे टैन थीटा बराबर लंब बटे आधार, ये सूत्र हो गया। टैन थीटा का मान दिया है 30 अंश बराबर लंब इसी के सामने वाली भुजा ए बी बटे आधार ए सी, ऐसे भी लिख सकते हैं ना। आगे टैन 30 अंश का मान 1/√3, ये आपको याद होना चाहिए, बराबर ए बी क्या माना गया है, एच बटे ए सी 10 मीटर है। हल कर लेंगे इसी को, एच का √3 में तिरछा गुणा 10 का 1 में, एच का √3 में एच √3 बराबर 10 का 1 में 10 इक्के 10, √3 चला जाएगा बटे में, एच बराबर 10/√3, बटे में √3 आया इसलिए परमेयीकरण इसको करना पड़ेगा 10/√3। हर से परमेयीकरण किया जाता है, हर इसका √3 है, √3 से ऊपर और नीचे गुणा कर देंगे। एच बराबर 10 का √3 में गुणा 10√3 और √3 का गुणा 3, आंसर इतना मीटर। हाँ, आप परमेयीकरण तब करिएगा जब ऊपर नीचे वाली संख्या से कटने वाली संख्या हो, जैसे 3 से 10 नहीं कटेगा तो यहाँ परमेयीकरण करने की कोई आवश्यकता नहीं है। अगर यही 2 होता, रूट के अंदर क्या होता, 2 से तब 10 कट जाता तो हम परमेयीकरण जरूर करते। अगर यहाँ कटने वाली संख्या है, नीचे जो अंक लिखा है उससे अगर ऊपर वाला संख्या अगर कट रहा है तो परमेयीकरण करेंगे, अगर नहीं कट रहा है परमेयीकरण नहीं करेंगे। जैसे यहाँ नहीं करोगे तब भी क्या रहेगा, सही रहेगा। लेकिन अगर यहाँ √2 होता तो परमेयीकरण जरूर करना रहता। ये तो आसान है ना। और एक आध सवाल देख लेते हैं इसी का, यहीं पर समाप्त करते हैं, है ना। एक सवाल और, चलिए सवाल है, एक मकान है और एक मीनार है, दो चीज, एक मकान है और क्या है, एक मीनार। मतलब सवाल लिखा रहेगा, प्रश्न लिखा रहेगा, उसमें लिखेगा एक मकान के शिखर से एक मीनार के शिखर का, ऐसे एक मकान के शिखर से एक मीनार के शिखर का। तो एक मकान ये बना लेंगे, और क्या कहा गया, मीनार या टावर, खंबा, कुछ भी कह सकता है। तो जो कुछ भी रहेगा, मकान छोटा बनाएंगे और टावर हो या क्या हो, मीनार हो, इसको बड़ा बनाएंगे। एक इधर तो एक इधर। अब प्रश्न को पढ़ेंगे, इतना बनाने के बाद मकान भी आया था, उसमें टावर भी आया था, तो मकान भी बना लेंगे और टावर भी बना लेंगे, दोनों के आधार को मिला भी लेंगे। इतना काम कर लेंगे पहले, इसके बाद तब प्रश्न को शुरू से पढ़ना चालू करेंगे। क्या कह रहा है, मकान के शिखर से टावर के शिखर का उन्नयन कोण, मकान के शिखर से टावर के शिखर का, तो मकान का शिखर ये है, टावर का शिखर ये, इसका उन्नयन कोण मतलब यहां से हमें क्या करना पड़ेगा, जहां से देख रहा है इसको क्षैतिज रेखा में क्या करना, हमें मिलाना है। और ये इसके बीच ये जो कोण जो बना है कितने अंश का है, मान लो 30 अंश का। तथा मीनार के वहीं से, भवन के शिखर से ही मीनार के पाद का अवनमन कोण या टावर के पाद का अवनमन कोण, यही से, शिखर से ही कह रहा है। या तो बाद में स्पष्ट लिखेगा कि पाद से, भवन के पाद बिंदु से शिखर का उन्नयन कोण, ऐसे या तो दे, या फिर कहेगा उसी शिखर से ही, कहां का, टावर के पाद बिंदु का अवनमन कोण। अवनमन कोण, तो अवनमन कोण कहां बनेगा, ऊपर, यहां देख रहा था ऊपर बने 60 अंश। तो अगर ये 60 तो ये भी क्या हो जाएगा 60 अंश। यहां से हमारे पास त्रिभुज, समकोण त्रिभुज में देखा जाता है, तो समकोण त्रिभुज कितने बने हैं,
जिसमें हमें देखना है तो 60 अंश वाले में देखना है कि ये देखिए एक बना है जिसमें भवन हमें पता चल जाएगा, और एक समकोण त्रिभुज हमारे पास ये ऊपर वाला है जिसमें हमें डी पता चल जाएगा। अब यहाँ एक आध मान जरूर देगा, चाहे यहाँ से हमें ये वाला दे दिया जाए कि 8 मीटर या कुछ है, या फिर ये दे दिया जाए कि ये 8 मीटर है, एक मान जरूर दिया जाएगा। बाकी 2 मान या 1 मान जो भी रहेगा उसको पूछ लेगा। कोण के साथ साथ एक मान दिया जाएगा कोई नहीं। तो अगर हम इसको 8 मान लेते हैं, इसके हिसाब से अगर लगाते हैं तो कह दे कि टावर की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, मकान की ऊंचाई 8 मीटर है, तो मान लेंगे माना टावर की ऊंचाई कितना है h मीटर। टावर की ऊंचाई कितना है h मीटर। अगर टावर की ऊंचाई h मीटर मान लिया गया तो भवन इतना भवन है, यही तो है हमारा 8 मीटर है, तो ये भी तो भवन ही होगा, जितना लंबाई उतने लंबाई, अर्थात ये भी कितना होगा 8 मीटर का। ये आयत बन गया है ना, एक क्या है ये आयत है, आयत की आमने सामने भुजाएं बराबर, ये 8 मीटर है तो ये भी 8 मीटर होगा। अगर इसको हम मान लें x मीटर है तो ये ऊपर वाला भी क्या होगा x मीटर ही होगा। ठीक, अभी हम चित्र केवल हल कर रहे हैं, अलग से कुछ नहीं कर रहे हैं। अगर ये 8 मीटर है, अब हमें ये तो ज्ञात करना है क्योंकि हमें इसी त्रिभुज में देखना है, ये हमारा समकोण त्रिभुज है। ये कोई त्रिभुज है ही नहीं, त्रिभुज है लेकिन कैसा समकोण नहीं है, तो हमें समकोण देखना है। 90 अंश का कोण यही बन रहा है, यहाँ बन रहा है, या तो इसके नीचे बन रहा है ना, ये सब बन रहे हैं। तो समकोण त्रिभुज एक हमारे पास ये है, एक ये है, एक ये है, 3 है। ऊपर वाला अगर हम हल करेंगे तो हमें डी पता होना चाहिए, जो कि नहीं पता है। तो उसके लिए अगर इतना ये पता है, ये पूरा पता है, तो पूरे में से ये इतना अगर घटा दे तो हमें ये मिल जाएगा। इस पूरे में से यही इतना अगर घटा दे तभी तो मिलेगा। तो यहाँ इसको लिख देंगे h माइनस 8 मीटर। ये आपको अपने सेंस से, अपने दिमाग से ही समझना है कि जोड़ा जाएगा या घटाया जाएगा। अभी ये दिया होता 8 और ये दिया होता x, तब ये पूरा क्या हो जाता 8 प्लस x पूरा। अब इसको जैसे हमें सॉल्व करना है, अब समकोण त्रिभुज इसमें देख लीजिए, एक बार इसमें देख लीजिए, आपको मिल जाएगा। तो जो जो माना गया उसको लिख देंगे। माना टावर या मीनार की ऊंचाई, जो भी प्रश्न में लिखा रहेगा कि ऊंचाई बराबर h मीटर। ठीक, टावर या मीनार की ऊंचाई बराबर h मीटर, तथा और क्या माना गया है, BC चित्र को देख के BC बराबर x मीटर, ये इतना माना गया है। हाँ, और चीजें लिख लीजिए। DE कितना है, D h माइनस 8 मीटर। और कुछ बचा, AB कितना है 8 मीटर। अब लगाना चालू करेंगे तो समकोण त्रिभुज किसमें, बड़े वाले पहले ऊपर वाले में देख रहे हैं, DEA में। tan थीटा बराबर लंब बटे आधार। tan क्यों लग रहा है, क्योंकि नीचे वाला पता है x और ये पता है, लंब और आधार ही तो है। कर्ण के बारे में कुछ पता ही नहीं है, जब कर्ण ना पता हो तो tan लगना है, तो कर्ण के बारे में कुछ कह नहीं रहा है तो हमें tan लगाना है। tan बराबर लंब बटे आधार। tan थीटा का मान इसमें देख रहे हैं 30 अंश है, बराबर लंब इसके सामने वाली भुजा DE बटे आधार, आधार है AE। tan 30 अंश का मान 1/√3 बराबर DE। चलिए देखिए, माइनस 8√3 इधर आएगा, प्लस 8√3 बराबर क्या है √3 यही तो बचा इधर। इसके नीचे बटे 1 लिख के तिरछा गुणा 8 प्लस √3 का गुणा 3 हो जाएगा, 3 अठे 24 √3 बराबर √3h। 24 और 8, 24 में 6 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 30 2 32 बटे √3 बराबर √3 बटे h। √3 यहाँ बटे में इधर आ जाएगा गुणा में, तो यहाँ से हो जाएगा h बराबर
32/√3 गुणे √3, तो h बराबर 32/√3 का गुणा 3, भाग कर देंगे 3 × 3, फिर 0 बार जाएगा दशमलव, भाग समझ में आ रहा ना, 3 दाम 30, ऐसे समझ लीजिए 3 दाम में 30, दशमलव 2 बचा, 0 बढ़ा लेंगे 20, 3 × 6 = 18, 6 6 6 6 आता रहेगा, इसलिए 6 7 लिख देंगे इतना मीटर। इस तरह से ऊंचाई एवं दूरी भी समाप्त हो गया।